तरफ बाबुल मंदब वाला भी इशू है और फिर ज़ाहिर है कि गल्फ ऑफ पर्जिया वाला भी ये इशू चल रहा है, तो ये बाय प्रोडक्ट्स लगता है ओवरकम कर रही हैं जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसको। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि आर्जी मुआहदा एक और हो 60 रोज़ का और फिर उस पर वही चीज़ें जो रिपीट में चल रही थी 2 दफ़ा वो दोबारा उस पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि जो पिछला जो मुआहदा हुआ था वो क्यों नहीं हो सका था। वो चाहे कहाँ किसका फॉल्ट था उसको एनालाइज क्विकली कर लेते हैं। देखिए, जब ये सीज फायर हुआ था और एमयू साइन हुआ था तो अमेरिका ने ओमान को प्रेशराइज किया था थ्रू के जीसीसी, और अरब मुल्क ने खुद भी प्रेशराइज किया था कि वो किसी तरीके से जो ट्रैफिक है जवाहरी जहाज़ों की वो अपनी कोस्ट के अलॉन्ग से गुजरने दे और गुजारे, ताकि वो मिथ टूट जाए कि ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल है, क्योंकि जब ट्रैफिक गुजरेगी तो ईरान की लीवरेज खत्म हो जाएगी। दैट्स नंबर 1। दूसरा, आपको याद होगा कि एमओयू साइन करते वक्त अमेरिका ने ये भी करते वक्त कहा था कि हम एक कंपनसेशन देंगे, चाहे वो वॉर के नाम पे या किसी तरीके से। वो 36 मिलियन से शुरू हुई थी, 36 बिलियन से फिर 24 बिलियन पे आई, फिर 12 बिलियन, फिर उन्होंने कहा जी हमने तो कोई वादा ही नहीं किया, फिर वादा ही नहीं किया कोई। फिर आप याद करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस ने कहा था कि जब दूसरे मुल्कों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो ईरान को हम कैसे रोकें। तो ईरान को एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी लगा, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम किसी तरह ईरान को नहीं बढ़ने देंगे। अब फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ हमने देखा हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद नहीं की इजराइल ने। तो मुझे फील, ये मेरा एनालिसिस है कि ईरान ने ये समझा कि मुझे गुड कॉप बैड कॉप करके ट्रैप किया जा रहा है। एक तरफ ओमान को इनकरेज किया जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को इनकरेज किया जा रहा है हिजबुल्लाह पे, तीसरी तरफ मेरे फंड रिलीज नहीं हो रहे। एक मिनिस्टर कहता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी ठीक है, दूसरे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं लेजिटिमेट है, दूसरा कहता है नहीं ठीक है। तो आई थिंक ईरान ने रियलाइज किया कि ये मेरे साथ वही हो रहा है, कि शायद ये फिर एक ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन वही होगा, और फिर शायद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं भी वही जिन्होंने 2018 में JCPOA को फेंक दिया था, कह के कि वर्स्ट डील है अमेरिकन हिस्ट्री की। तो आई थिंक ट्रस्ट डेफिसिट से शुरू हुई थी बात ये। अभी भी दोबारा हम कई दफा जलसा भी ठीक कह रहे हैं, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, ये सुइसाइडल है, ये पेनफुल नहीं है अगर यहाँ मुआहदा हो जाता है तो। लेकिन जाहिर है अमेरिका ने शायद अपनी लाइनें क्लियर कर ली हैं कि अमेरिका ने लाइन अपनी इसलिए लेनी है कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं सारे, स्टॉक पाइल डिप्लीट हो रहे हैं, जंग महंगी होती जा रही है, इकोनॉमी पे अमेरिका ब्लेम होता है। तो देयर मेनी फैक्टर्स जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस दफा कन्वर्ज कर सकते हैं पॉसिबली। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं भी एग्री करूंगा जनरल साहब से कि अभी ये दूर है जब तक मीनिंगफुल, और ये बड़ी अचीवमेंट होगी अगर 60 दिन कर लें और मैनिफेस्ट भी कर लें, यानी अमलदारी भी अगर 60 दिन हो जाए तो फिर ये एक विंडो ऑफ कूल डाउन करने का टाइम होता है। देखिए, हर जंग के बाद एक कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कूलिंग पीरियड आ नहीं रहा। कूलिंग पीरियड वो होता है जिसमें आप सेंस ऑफ रियलिज्म की तरफ जाते हैं, लॉसेस का देखते हैं, दुश्मन को रीड करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ से अपनी स्ट्रेंथ को मैच करते हैं और फिर वैल्यूएट करते हैं कि हाउ वायबल इज टू कंटिन्यू द वॉर। वो कूलिंग पीरियड नहीं मिल रहा, वो हर वक्त जंग की हालत में दोनों मुल्क हैं। वो मिलेगा तो पॉसिबिलिटी अगर 60 दिन का हो जाता है और रियल पीस हो जाए तो फिर मैं उम्मीद रखता हूं कि लॉन्ग टर्म भी हो जाएगा। क्या हल पॉसिबल हो सकता है और क्या दोनों मुल्कों को करना चाहिए टू मेंटेन सेम पोजीशन? आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या पॉसिबल डिमांड्स हो सकती हैं जो अब की बार दोबारा से जब नेगोशिएट होगा 60 डेज़ के लिए तो रखनी चाहिए, और दोनों को फरीकैन को किन किन चीज़ों से पीछे हटने की ज़रूरत है? देखिए फरवत, जो जनरल साहब कह रहे थे अब पहले हाफ में कि देखिए हर नेगोशिएशन लीवरेज की एक लाइफ होती है। जैसे ईरान ने बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश को, लेकिन दुनिया ने फौरी तौर पर सीखा। और अब आप अगर नोट करें तो जाम्बू सऊदी अरब का जो रेड सी पे जो आउटलेट है वो उसने 2 मिलियन से 4.5 मिलियन बैरल की कैपेसिटी कर ली है, वहां से सप्लाई चली जाए ताकि रेड सी से। और अब मेरी तहकीक के मुताबिक 7 मिलियन बैरल पे कर ले जाना चाह रहा है सऊदी अरब। फुजेरा का एक आउटलेट यूएई ने ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड इफेक्ट नहीं करेगा उसका, उससे पहले ही वो तेल सप्लाई कर सकेगा। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न मुल्क हैं, डेवलप मुल्क हैं, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, इन मुल्कों ने भी तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी है। मैं ये इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है दुनिया ने रियलाइज किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इफेक्ट या लीवरेज है वो आगे भी परेशान करेगी, उनके ट्रेड को इफेक्ट करेगी। तो आई थिंक ईरान को इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मीनिंगफुल टॉल की शक्ल में ना हो, जैसे अपने असासे डीफ्रीज करने में, ऑयल की एक्सपोर्ट की इजाजत लेने में, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शामिल होने में। अमेरिका को भी अपनी जो माइट और मिथ है उससे निकलना पड़ेगा कि वो एक सुपर पावर है। अगर उसने एक दफा गलती कर ली है तो क्योंकि दुनिया उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले की हॉस्टेज बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है उनको भी आगे निकलना चाहिए अपने उस जोन से
और इजराइल को नेगेट करके ऐसी डील करनी चाहिए ताकि दुनिया की इकोनॉमी आगे चल सके, दुनिया में पीस वापस आ सके, और जो हॉस्टेज बनी हुई है दुनिया इन टाइम्स फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, वो मेरा ख्याल है दुनिया आगे मूव कर सके।